नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान और ये है हमारा स्पेशल टॉक शो चलती रहे ज़िंदगी। शो के ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये वो शो है जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी से जुड़ी हुई छोटी बड़ी बातें करते हैं, वो बातें जिनका जानना समझना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और जीवन की आपाधापी में कई बार हम बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज़ पर बात करना जो है वो भूल जाते हैं, या यूँ कहिए कि उसे नकार जाते हैं। तो आज के शो की शुरुआत अनवर शऊर साहब के एक शेर के साथ करना चाहूँगी कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। तो हमारे समाज में एक प्रचलित धारणा है कि शादी के कई अच्छे साल गुजर जाने के बाद हस्बैंड और वाइफ की शक्लें आपस में मिलने लगती हैं, उनके बातचीत करने का लहजा भी एक दूसरे से रिजेंबल करने लगता है, यानी कि मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। अब देखिए, जब शादी की बात हुई है तो चाहे अरेंज्ड मैरिज हो या फिर लव मैरिजेस हो, शादी में तमाम तरह की मुश्किलात भी आती है, बेशुमार मोहब्बत भी होती है, छोटी बड़ी परेशानियां भी होती हैं, कई अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद जो कपल्स होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग का परिचय देते हैं, ट्रस्ट फैक्टर रखते हैं, आपसी सूझबूझ से इस रिश्ते को खूबसूरती से बखूबी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। वैसे भी शादी कहा जाता है कि साइकिल के समान है और दोनों पहियों का बराबर संतुलन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज शो में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बेहतरीन कपल से जो पिछले कई वर्षों से एक साथ हैं और प्यार भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोनों ही मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार को किस तरह वक्त देना है, बच्चों को किस तरह से वक्त देना है और जीवन की जो तमाम छोटी बड़ी बातें हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है इनका वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखा जाए तो ये कपल जो है वो दूसरों के लिए आइडियल कपल हैं और जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनके लिए भी कपल गोल्स सेट करते हैं। उनसे मिलवाने के पहले आपको मिलवा देते हैं हमारी खूबसूरत ऑडियंस से। बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, एक बार तालियां हो जाए भाई आपके लिए। तो ये यंग स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में और साथ ही उनके शानदार फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पर पधारे हैं जो आज हमारे गेस्ट से बातचीत करेंगे। उसके पहले आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के दोनों ही खास मेहमानों से। डॉक्टर अंशु काबरा जी हमारे साथ में हैं। आप इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आप उनकी बेटर हाफ, उनकी वाइफी, उनकी डियर वाइफ डॉक्टर निधि काबरा जी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड गायनकोलॉजिस्ट। Thank you so much for such a nice introduction. तो आप दोनों से ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें करेंगे क्योंकि शो का नाम है चलती रहे ज़िंदगी, लेकिन उसके पहले ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में बात करेंगे। कुछ आप अपने बारे में बताइए सर, बचपन के बारे में। कैसे थे आप, किस तरह के बालक थे आप, स्टूडियस थे, शरारती थे, क्या करते थे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर निमंत्रित किया। सौभाग्य सर हमारा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा बचपन हम हमेशा, हर का एक बचपन है और मेरा भी एक बचपन में हमेशा एक सपना था और सोचता था कि जैसे चाइल्डहुड मेरा निकला तो वैसा नहीं था कि बड़ा अफ्लुएंट क्लास फैमिली से थे, मतलब रोजी नहीं था सब हाँ, कुछ। मीडियम क्लास फैमिलीज, लो टू मिडिल क्लास फैमिलीज से थे जी। जिसके अंदर जब हमने स्कूल की शुरुआत की तो छोटे स्कूल से पढ़े। उसके बाद एजुकेशन के लिए भी सेकंड क्लास में मुझे बाहर जाना पड़ा। सेकंड से सिक्स्थ मैंने अपने माँ बाप से दूर रह के पढ़ाई की जी। और 7th क्लास में मैं वापस कोटा आया। तो कुल मिला के वो बचपन भी एक बड़ा अजीब लगता है जब आप अपने माँ बाप से दूर रहते हैं पढ़ाई के लिए, और खासकर इतनी छोटी उम्र में। 7th से फिर मैंने कोटा वापस ज्वाइन किया। पढ़ाई में मैं एवरेज स्टूडेंट था, कभी भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मैं शार्प था। हाँ, मेहनत ज़रूर हमेशा हमने की है। स्टूडियस के साथ साथ खेल प्रेमी भी थे। अच्छा। खेलना, मस्ती करना, दशहरा मैदान जब हम जाते थे, दशहरा, कोटा दशहरा बहुत फेमस था जी। तो ये सारे के सारे मस्ती करते हुए, पढ़ाई करते हुए, दोस्तों के साथ मिलके ज़िंदगी के सफ़र को बचपन में आगे बढ़ाया। और जब 10th हमने पास किया तब हमें लगा कि अब हम लाइफ के में गोल सेट करें
सीरियस हो गए, मतलब सीरियस हुए कि अब हमें क्या करना है, लाइफ में क्या देखना है। तो बचपन से एक सपना था, क्योंकि बचपन से शायद मेरे को बीमारी बहुत हुई, तो मैं डॉक्टरों के पास खूब जाता था। तो शुरू में ही एक बड़ा वो था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है और मैं वैसे ही ट्रीट करूं जैसे डॉक्टर मुझे ट्रीट करते हैं। नाइस। और उसी को प्रेरणा स्रोत लेके मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने MBBS की परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुआ। क्या बात है। और आज आप राजस्थान में एक बेहतरीन जाना माना वेरी हाईली पॉपुलर नाम है और लोगों का ट्रस्ट भी बहुत है डॉक्टर अंशु काबरा पर। निधि जी, आपसे बात करना चाहेंगे। सर की तो जर्नी हमने जानी शुरुआत से लेकर अभी तक। आप बचपन में कैसी थी और क्या डॉक्टर बनना ही चाहती थी हमेशा से? नमस्कार। मेरा सर से एकदम ऑपोजिट टाइप का बचपन था। अच्छा। हमारी जॉइंट फैमिली थी और जो टिपिकल मारवाड़ी बनिया जॉइंट फैमिली है उस तरह की थी, जहाँ फीमेल्स का यूजुअली काम होता है घर चलाना, बच्चों को बड़ा करना, घर में सबका सुनना, और जो मेल्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। उस तरह की कुछ फैमिली से हूँ। वहाँ पे फीमेल्स को हमारे यहाँ ज़्यादा पास वाले स्कूल में पढ़ा दो, ग्रेजुएशन करवा दो, इस तरह का ही कुछ सिनेरियो है। मैंने बचपन से कभी मूवी नहीं देखी, कभी थिएटर नहीं गई। मूवी मतलब टीवी पे जो देख लिया वो देख लिया, पर कभी थिएटर जाके मूवी देखना इस तरह का मैंने कभी 12th क्लास तक देखा ही नहीं। इस तरह जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है। पर मैं बचपन से बहुत अच्छी थी पढ़ने में, स्कॉलर थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। तो मेरे पापा को ऐसा लगता था कि इसको पढ़ाना चाहिए, बट स्टिल हमें कभी ट्यूशन करने की भी परमिशन नहीं थी। बट मेरे फादर मेरी दादी की बहुत ज़्यादा सुनते थे एंड शी वाज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड। और मेरी दादी का ये कहना था कि मेरा मन है कि तुम इसको पढ़ने की परमिशन दो, अदरवाइज़ मुझे पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी। और मेरी दादी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और मैं दिन रात रोती रहती थी। मतलब मैंने पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है कि मुझे पढ़ने दिया जाए, मुझे PMT का एग्ज़ाम देने दिया जाए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने कई दिन अपने फादर से भी मतलब जैसे लड़ाई होती थी, मैं खाना नहीं खाती थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी जिससे मेरी नेक्स्ट जनरेशन को एटलीस्ट बाहर जाने की परमिशन मिले, लड़कियाँ कुछ आगे कर पाएँ, कुछ अच्छा कर पाएँ। फिर फाइनली मेरे फादर ने मेरी दादी की परमिशन के हिसाब से मुझे भेजा और मैंने पढ़ाई करी और मैं डॉक्टर बनी। एंड मेरे बाद मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की। फाइनली मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है उसे इंजीनियर बनने की भी परमिशन मिली। मेरे ब्रदर की डॉटर वो अब लॉ कर रही हैं। तो मुझे एक लगता है कि शायद मैंने पढ़ाई की, कुछ अच्छा करा, तो उससे लोगों की मेंटालिटी चेंज हुई और अब आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन को सबको पढ़ने की परमिशन मिल रही है। क्या बात है। तो आपने अपनी फैमिली के लिए एक बेंचमार्क सेट किया, इस बात पे तालियां तो बनती हैं। थैंक यू। तो मैम, आपने बेंचमार्क सेट किया, एग्जाम्पल्स आपने सेट किए और आप लाइफ में आगे बढ़े। आप दोनों डॉक्टर्स हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये दोनों डॉक्टर्स आपस में कैसे टकरा गए, कहाँ मिल गए, कैसे मिल गए? अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज है? इट वॉज एन अरेंज मैरिज, बट पहले आपको याद हो तो फेसबुक नहीं होता था, ऑर्कुट होता था। जी जी, हाँ। याद है ना सबको? ऑर्कुट था। तो एक्चुअली उसमें मतलब हमारी कास्ट में मैंने कहा ना, जैसे बनिया हमारे यहाँ डॉक्टर्स लड़के भी कम ही मिलते हैं, तो सर को भी ऐसे था। तो हम ऑर्कुट पे एक दूसरे को देखा। मैं तो इतना जानती नहीं थी, सर ने देखा और फिर उसके बाद इन्होंने मेरा नंबर निकाला। ये भी नंबर एक बड़ा, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैं MD सेकेंड ईयर में था और मेरा बड़ा मतलब MD मेडिसिन में ही एक मेरा कलीग था डॉक्टर प्रमोद चौरसिया, वो कोटा में जाने माने फिजिशियन है जी। तो वो ऑर्कुट यूज़ किया करते थे। तो लंच के बाद बैठे हम 5-10-15 मिनट बैठते थे, तो बस हम जब सोच रहे थे, बोला यार काबरा शादी करनी है, मेरे लिए लड़कियां देख रहा हूँ, तुझे देखनी है? अच्छा। तो मैंने कहा यार देखनी तो है, तू बता अच्छी कोई है तो उसने एक लड़की मुझे दिखाई और मुझे बहुत पहली नज़र में ही आप मानो कि जैसे कहते हैं परी मिल गई। ओह वाह। तो ये आप मानो कि मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार लड़की मुझे पसंद है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उसी ने मेरा नंबर निकाले। फिर मेरे पेरेंट्स को मैंने कहा कि मैंने कहा डॉक्टर है और मुझे पसंद है, आप एक बार बात करें, अगर जमता है तो रिश्ता आगे बढ़ाएं। क्या बात है। तो ये तो सर का साइड ऑफ स्टोरी है। मैम, आपका साइड ऑफ स्टोरी क्या है?
मेरा तो यही है कि मेरे Same. पेरेंट्स का कॉल आया कि अच्छा. भाई ऐसे किसी का फ़ोन आया है, क्योंकि हमारा ऐसा था कि भाई हमें एमपी में ही शादी करनी है। पर फिर उन्होंने बोला कि वो लोग देखने आना चाहते हैं और भाई ये है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं फर्स्ट मिली तो मुझे पहली बार में ही सर बहुत अच्छे लगे। अरे वाह, अरे वाह। मतलब आप लोग एक कॉलेज में भी नहीं थे? नहीं, नेवर, हम पहली बार ही मिले थे। क्या बात है। तो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं और डॉक्टर निधि काबरा, डॉक्टर अंशु काबरा से कुछ सवाल आप लोग करना चाहेंगे क्या? नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मेरा नाम दिवांशी है और मेरे फादर एक आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर हैं। तो जैसे कि वो मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने केसेस बहुत शेयर करते रहते हैं, और रिसेंटली उन्होंने अपने एक फ़र्स्ट केस के बारे में स्टोरी बताई थी, जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो डॉक्टर्स हैं उनके जो फर्स्ट केस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हम्बलिंग और अनफॉरगेटेबल होता है। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपका फर्स्ट केस के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा भी मतलब आपने ये कहा कि अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जो मेरा पहला एंजियोप्लास्टी जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, तो जो मेरी पहला कॉल आया इमरजेंसी से, वो एक 23 साल के नवयुवक का था कि सर इसको चेस्ट पेन हो रहा है। तो हमने यूजुअली जो भी हार्ट अटैक के केसेस देखते आए थे 40 इयर्स 50 इयर्स 50 प्लस, वो 23 साल का जो लड़का था उसकी ईसीजी मुझे भेजी और उसके अंदर बहुत मेजर हार्ट अटैक था। उसको कंडीशन ख़राब थी और उसके बाद हम तुरंत पहुँचे, उसकी एंजियोप्लास्टी की, और आज उस बात को लगभग 9 साल हो गए। उसका बच्चा उस समय 3 साल का था, आज 12 साल का हो गया। और आज वो और उसकी वाइफ दोनों विद फैमिली हमेशा दिखाने आते हैं। और रणथंबोर में वो एक होटल में मैनेजर था, तो मैं बड़ा अपने आप को वो महसूस करता हूँ कि उसकी लाइफ बची, और मुझे आज एक अलग सी फील आती है कि नहीं, उसके बच्चे को जब मैं बड़ा होता हूँ देखता हूँ तो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल है कि नहीं, ये प्रोफेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइफ सेव करता है और बाद में आपको बढ़ती हुई जिंदगियों को देखने का मौका मिलता है। कितना सेटिस्फैक्ट्री होता होगा जब आप पेशेंट्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं और वो हैप्पीली घर लौट करके जाते हैं। एंड माशाल्लाह वो 9 साल 10 साल के बाद भी आपसे रेगुलर चेकअप के लिए आपके पास आते रहे। एनी मोर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। यस प्लीज़ जी। हेलो सर, मैम मेरा नाम पीहू है और मेरा सवाल मैम से है। मैम ऐसा होता है कि हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका जहां आपने किसी मरीज़ की जान बचाई हो और उन्होंने खुश होकर आपको दुआएं दी हो? हेलो पीयू, हाँ डेफिनेटली हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से हमारा सभी मरीज़ों के साथ होता है कि हमने जब, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो हम, और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो प्रेग्नेंट हमारा जो पेशेंट से बॉन्डिंग है थोड़ी लंबी चलती है। जब वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, उस स्ट्रगल से लेकर डिलीवरी तक की स्ट्रगल हमने पेशेंट की देखी होती है, प्री प्रेगनेंसी टू पोस्ट डिलीवरी। तो वो जो पेशेंट के चेहरे पे खुशी होती है फर्स्ट हार्ट बीट सुनने पर, डिलीवरी के बाद पहली बार अपने बच्चे को देखकर जब वो रोते हैं, एक लॉन्ग बॉन्डिंग हम उनके साथ शेयर करते हैं। और आजकल कोई ऐसा नहीं है कि वो मुंह से कह के बताते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हो, उनका जो गेस्चर होता है, मतलब कई पेशेंट्स तो डिलीवरी के जस्ट सिजेरियन के दूसरे दिन दुपट्टे पे गोटा अपने हाथ से स्टिच करके मुझे गिफ्ट करते हैं कि हम आपको देना चाहते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं पहनती, आज तक मैंने सब अलमीरा में एक साथ संभाल के रखा हुआ है। कई हाथ से चॉकलेट्स डिलीवरी के पहले अपने घर पे पहले चॉकलेट्स बना के रखते हैं कि मैं हैंडमेड चॉकलेट्स दूंगी। कई लोग जो पेंटिंग करते हैं वो अपने हाथ से बनी हुई पेंटिंग गिफ्ट करते हैं, और ये मेरे लिए मतलब ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है मेरे प्रोफेशन में कि पेशेंट ये मानता है कि हम कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं आपस में और उसको एंजॉय करते हैं। और उसके बाद भी वो 6 महीने के 1 साल के जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो हमारे पास लेके आते हैं मिलाने के लिए कि फर्स्ट जिन्होंने हार्ट बीट सुनी थी वो ये थी, जिन्होंने पहली बार आपको हाथ में लिया था वो ये थी। और हमेशा एक सेंटेंस जो कि कॉमनली सारे पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि मैडम ये बच्चा हमें आपकी वजह से हुआ है। ये इतना ज़्यादा मतलब दिल को खुश कर देता है और आगे और ज़्यादा मेहनत से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। क्या बात है, वेरी नाइस। तो डॉक्टर अंशु काबरा, निधि काबरा हमारे साथ हैं और आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। जब आप सर से मिली थी, मतलब कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में लड़कियों के या लड़कों के माइंड में भी आइडियल पार्टनर की एक डेफिनेशन होती है, एक सेट पैरामीटर्स होते हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो इस तरह का होना चाहिए। तो जब आप सर से मिली तो आपको लगा कि ये आपकी कसौटी पे बिल्कुल खरे उतर रहे हैं?
हाँ सर, बिल्कुल मेरी 100% कसौटी पे खड़े उतरे थे। मुझे ऐसा तो था कि भाई डॉक्टर हो, साथ में एम्बिशियस भी हो, खुद भी हो, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं जिस तरह से फैमिली बैकग्राउंड से थी, वो अपनी पार्टनर को भी इक्वल दर्जा देता हो, उसको भी आगे बढ़ने का उतना ही मौका। तो सर उस वक्त MD सेकेंड ईयर ही थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फ्यूचर में कार्डियो में DM तो करनी ही है। और मैंने बोला था कि नहीं, मुझे भी आगे पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ। मैं भी सेकेंड ईयर PG थी, तो कि मुझे भी आगे फेलोशिप करनी है। तो ही वाज लाइक कि हाँ, हम दोनों साथ में करेंगे, विल मूव अहेड टुगेदर। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। और कई डॉक्टर होते हैं, मतलब जैसे सिर्फ पढ़ते हैं या बुकवर्म टाइप्स, तो सर वैसे बिल्कुल नहीं थे। ही वाज लाइक कि नहीं, हम ट्रिप्स पे भी जाएंगे, हम मूवीज़ भी देखेंगे, क्योंकि मैंने तो 12th क्लास तक थिएटर ही नहीं देखा था जी। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं तो एवरी वीक 2 मूवी देखता हूँ रेगुलरली, पार्टीज़ भी करता हूँ और घूमने भी जाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई सिर्फ काम नहीं करना है, लाइफ इंजॉय भी करनी है, तो दोनों चीज़ें होना चाहिए। सर, आपको मैम की कौन कौन सी क्वालिटीज़ पसंद आई? मैम की क्वालिटीज़ तो बहुत, मतलब मैं गिना नहीं सकता, इतनी सारी हैं। लेकिन जो ये बहुत डिप्लोमेटिक जवाब है एक्चुअली। मैं जो इसके बारे में सबसे अच्छा महसूस करता हूँ वो है इसका सबसे अच्छा कैरिंग नेचर। जो ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा केयरलेस तरह का इंसान हूँ कि बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैंने इसको मिला, इसका हर तरह से मेरा ध्यान रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर होने के बाद भी, इवन हम दोनों के पास कम टाइम होने के बाद भी इसको याद रहता है कि इसका आज ये करना है, आज अंशु को ये देना है, आज इनका ये इवेंट है, इसके लिए ये तैयारी करनी है। इवन बच्चों के लिए भी ये इसी तरह से काम करती है कि आज उसके कई बार मैं भूल जाता हूँ कि स्कूल का ये इवेंट है। तो कुल मिला के जो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है कैरिंग नेचर जी। दूसरा है अफेक्शन, कि ये सबसे उतना ही अफेक्शनेट तरीके से रहती है कि हाँ नहीं, ये सब मेरे हैं, कोई इसमें वो नहीं है। जो इसका ये जो केयरिंग नेचर, अफेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। और इसकी सिंप्लिसिटी जी, कि बिल्कुल सिंपल है, ग्राउंड टू अर्थ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कितना भी बड़ा अचीवमेंट हुआ हो, लेकिन कभी मैंने इसको पेशेंट के ऊपर नाराज़ होते हुए देखा है या बच्चों के ऊपर नाराज़ होते हुए देखा है, कभी नहीं। तो ये जो क्वालिटीज़ किसी इंसान में एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ मैं इसमें देखता हूँ। हाँ, किसी में छोटी मोटी कभी भी कोई झगड़ा, कोई ये कलह, ये छोटे मोटे शिकायतें तो फैमिली में चलती रहती है, और इसी से शायद शादी का जोड़ मजबूत होता है। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हर घर में चलती है। लेकिन हाँ, मैं इसको एज ए परफेक्ट कपल वाइफ मानता हूँ कि हाँ, इसके अंदर जितनी क्वालिटीज़ हैं बड़ी अच्छी हैं। इस बात पे तो तालियां बंद। अच्छा देखिए, आपने मैम की तमाम तरह की क्वालिटीज़ हमें गिनाई और बड़ी खूबसूरत सी बात है। तो आई एम श्योर कि ये जो मोहब्बत है, जो प्यार है, दिल से जो अफेक्शन है, वो घर में भी उमड़ता होगा, कभी गानों के ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए या किसी और तरीके से आप उसे एक्सप्रेस करते? मैं कुछ गुनगुनाते हैं मैम के लिए? गुनगुनाता हूँ, और मतलब ऐसे जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मैं बेसुरा सिंगर हूँ। अच्छा। और बड़ा मतलब बाथरूम सिंगर कह लो आप जी। लेकिन फिर भी इसने एंगेजमेंट के बाद मुझे काफ़ी झेला। मैं इसको हमेशा, मेरा रहता था कि शादी के बाद हम ये भोपाल में, जोधपुर से MD कर रहा था, तो बड़े इसको गाने गा के सुनाया करता था। मसलन कोई गाना हो जाए, जैसे मोहम्मद रफ़ी का एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग था, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। क्या बात है। तो वो बड़ा मुझे पसंद था और इसको मैं काफ़ी सुनाया करता था। कभी इसने ये नहीं कहा कि नहीं तुम अच्छा नहीं गाते, बहुत अच्छा गाते हो। आप देख रहे हैं चलती रहे ज़िंदगी, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये प्यारा सा नगमा आपने एंजॉय किया ओनली ऑन DD राजस्थान। हमारे साथ हैं राजस्थान के जाने माने डॉक्टर्स, दे बोथ आर कपल, डॉक्टर निधि काबरा एंड डॉक्टर अंशु काबरा जी। सो बैक टू यू मैम। अब अगला सवाल जो है वो आपसे है। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है गाना जो है, उसको सर ने लाइन बाय लाइन प्रूव भी किया होगा आपकी ज़िंदगी में, और कई ऐसे मौके भी आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आई नीड हिम बैडली,
या फिर मुझे कोई बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसा कोई ख़ास इंसिडेंट आपको याद आ रहा है जब सर ने बिल्कुल आपकी जी जान से हेल्प आउट आपको किया हो? ऐसे कई मौके आए जब सर ने सच में जी जान से मुझे हेल्प आउट किया, प्रोफेशनली भी, घर में भी। अगर मैं याद करूं तो प्रोफेशनली जब मैंने नया काम करना शुरू किया था, जब आप रेजिडेंसी में होते हो तो आपके बहुत सारे सीनियर्स और सब साथ में रहते हैं, तो उतना डर नहीं होता, हेल्प के लिए एक टीम होती है आपके साथ काम करने की। नया प्राइवेट में काम करना शुरू करते हैं जहाँ पे एक टीम नहीं है। शुरुआत में हम छोटे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो मुझे याद है कि मैं जोधपुर के एक सिटी एरिया के अंदर, बहुत ही क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे एक छोटे हॉस्पिटल में थी और बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड केस आया था जो कि मतलब पूरी बॉडी पे उसके स्वेलिंग थी, बीपी बहुत हाई था। तो इतने छोटे सेटअप में मिडनाइट के अंदर उसका सिजेरियन करना एक मेरे लिए तो टास्क, हाँ, चैलेंज ही था। और हैंड्स भी नहीं थे, तो मुझे करने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि बाई चांस इसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो हाउ आई विल मैनेज। तब सर को मैंने बोला कि क्या करेंगे। सर मेडिसिन में थे तो एज सच ही कैन नॉट हेल्प मी इन सर्जरी। तो पर रेजिडेंसी करते वक्त सर के कुछ फ्रेंड्स थे जो कि सर्जन थे। उस वक्त हमारे पास कार भी नहीं थी, सर के पास सिर्फ बाइक थी। तो नाइट में मैंने कहा कि मुझे इस तरह का कोई केस करना है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो सर अपने किसी 1-2 सर्जन फ्रेंड से उन्होंने रिक्वेस्ट करी और उनको रात में अपनी बाइक पे मेरी हेल्प के लिए लेकर आए और केस होने के बाद उनको वापस घर तक ड्रॉप करने गए। और ऐसा पूरी रात और हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहे कि ब्लड की ज़रूरत हो या कुछ भी हो तो एज अ डॉक्टर ही विल हेल्प मी आउट। क्या बात है। साथ में एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि शादी के काफ़ी सालों बाद तक हम दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। सर ने डीएम किया बैंगलोर से और साथ में मैंने भी फेलोशिप किया बैंगलोर यूनिवर्सिटी से ही। तब हमारी डॉटर थी हमारे साथ में, लेकिन उसको मैंने अपनी मम्मी के घर पे छोड़ा हुआ था कि हम दोनों को पढ़ना है। और बैंगलोर में मतलब कुक इतना इजीली नहीं मिल पाती, प्लस हमारी अफोर्डेबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हम दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। तो हमारे पास सिर्फ मॉर्निंग में एक टाइम कुक आती थी और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सर के एग्ज़ाम्स थे नहीं, तो मैं कुछ करूँगी नहीं ऑब्वियसली। तो सर जब हमारी शादी हुई थी तो सर को चाय बनाना भी नहीं आती थी, सच तो ये है। तो वो शाम को कुक नहीं आती थी तो वो रोटी बना के मुझे खिलाते थे। तो कभी भारत का नक्शा, कभी जापान का, जैसा भी हो, पर बना के मोटी सेक के कि भाई अब खा लो खाना, एग्ज़ाम है तो पढ़ाई करो और खाना खा लो। क्या बात। तो हमेशा मतलब बहुत हेल्प किया मेरे एग्ज़ाम्स में भी, मुझे पढ़ने के लिए भी और प्रोफेशनली भी। तो ये तो बात हुई प्यार मोहब्बत की, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे के लिए अफेक्शनेट रहना। पर छोटी मोटी नोक झोंक भी तो होती होगी, लड़ाइयाँ तो सभी में होती हैं। हाँ, छोटी मोटी तो चलती रहती हैं। अच्छा, तो जब छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, हम किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं करेंगे, तो एक दूसरे को मनाने की पहल कौन करता है, इनिशिएटिव कौन लेता है? हाँ, तो हम दोनों थोड़े से ऑपोजिट नेचर के हैं। अगर सर को कभी मेरी कोई बात बुरी लग जाती है तो ये इनकी आदत नहीं है कि ये गुस्सा करें या बोलें। ये 2-3 दिन थोड़ा सा शांत रहते, मैं समझ जाती हूँ कि पक्का कोई बात बुरी लग गई है। और चौथे दिन से मुझे भी समझ में आता है कि कौन सी बात इनको माइंड हुई होगी। फिर मैं उसे रिपीट नहीं करती और सर भी भूल जाते हैं और चौथे दिन से नॉर्मल हो जाते हैं। क्या बात है। और मेरा ऐसा है कि मुझे कुछ लगता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ और मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत सडन और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो कुछ देर बाद शांत हो जाता है। उस टाइम के लिए मैं अपना फ़ोन भी ब्लॉक कर देती हूँ, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर देती हूँ। तो जब ऑन करूँगी 2-3 घंटे बाद तो 100 मैसेज होंगे उसमें सॉरी के। तो फिर बस वो देख के ही मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। तो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। अच्छा, आप दोनों में से ज़्यादा टॉकेटिव कौन है और ज़्यादा शांत? वैसे तो देख के भी समझ में आ रहा है। अच्छा, हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ है और बड़ी प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं और इनके सवाल भी बड़े क्यूट से हैं। अगला सवाल भी ले लेते हैं। कौन पूछेगा? हेलो मैम एंड सर, माय नेम इज़ नवीन शर्मा। मेरा सवाल ये है कि पहले के ज़माने में सिर्फ बुज़ुर्गों को हार्ट डिजीज़ होती थी और आज के ज़माने में यंगस्टर्स भी ये फेस करें, तो इससे कैसे बचा जाए? बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल रेलिवेंट। क्वेश्चन बेसिकली ये है, हार्ट डिजीज़ इन यंग। तो कुल मिला के सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल। रिस्क जो आज का लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है पुराने की तुलना में। जैसे अगर हम बात करें डाइट की, आज फास्ट फूड, फ्राइड आइटम्स, बाहर का खाना। पहले के लोग पूरा दिन मेहनत करते थे, खाने में भी वो शुद्ध देशी खाना खाते थे। आज हम फ्राइड आइटम्स खाते हैं, हमें पिज़्ज़ा भी चाहिए, हमें फास्ट फूड भी चाहिए। एक्सरसाइज के नाम पे आज कुछ लोगों के अलावा
90% जो है वो खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है, वेट गेन होता जा रहा है। स्मोकिंग की हैबिट्स यूथ के अंदर बड़ी है। शायद वो एक सोशल स्टिग्मा भी है कि एक स्मोकिंग करना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है कि नहीं यार स्मोकिंग करता है, कूल भी दिखना हाँ, है, अल्कोहल, इतने सारे पब हैं, क्लब्स हैं, आप देखें यूथ नाइट में 2-3 घंटे तक, 2-3 बजे तक पार्टीज करती हैं जी। डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये यूथ के अंदर एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर पैदा कर रहा है, नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, जिससे अंदर हार्ट अटैक के चांसेस और हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस, जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं। स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, फैमिलियल स्ट्रेस, ये करना है, ये बढ़ना है, पीयर प्रेशर, अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे फ्यूचर में हम सेट नहीं होंगे। कुल मिला के करियर ओरिएंटेशन के साथ जो प्रेशर है, स्कूलिंग है, स्कूल में 4 लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत ख़राब कर रहा हूँ, पेरेंट्स का प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डिजीज़ एटमॉस्फेयर पैदा कर रही हैं। इसके कारण यूथ डेफिनेटली अर्ली डिजीज़ से सफ़र होता है। तो इन्हें प्रॉपर प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए, होड़, हम कहते हैं होड़ नहीं करनी चाहिए, जो हैं वो हैं, लेकिन हाँ हमें आगे के लिए मेहनत करनी है, लेबर करनी है, बुरी आदतें छोड़नी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें छोड़ के लाइफ में एक अच्छे, कहते हैं ना कि एक अच्छा मनुष्य बनना है, और ये सब चीज़ें हमें छोड़नी है। क्या खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर अंशु। और इस बात पे मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़िए और ज़िंदगी आपको एक बेहतर मार्ग ज़रूर देगी। एनी मोर क्वेश्चन? हेलो, माय नेम इज़ कृतिका कुमावत। मैम, मेरा सवाल ये है कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट बनने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया, और आपके फील्ड में कोई ऐसी रिवार्डिंग चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है? मैं, जैसे कि हम लोग MBBS करते हैं तो हमारी हर ब्रांच में पोस्टिंग होती है, गायनी, सर्जरी, हर ब्रांच में पोस्टिंग होती है। तो जब मेरी गायनी में पोस्टिंग हुई और मैंने देखा कि एक मतलब एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी का जन्म होता है, तब कैसी फीलिंग आती है, जो खुशी का उस वक्त मैंने माहौल देखा MBBS टाइम पे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये ही करना है। मुझे इस तरह की, जैसे कि अगर मैं सर की सारी ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, पर जैसे सर की ब्रांच लें तो जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं तो उसमें एक दुख के साथ पेशेंट आपके साथ आता है, और इनकी भी रोज़ आदत है कि इस तरह से दुख और यही सब चीज़ें ये लोग देखते हैं। हमारी ब्रांच में पेशेंट आता भी खुशी के साथ है और लेकर भी खुशी जाता है। तो मुझे ये सबसे अच्छा और ये रिवॉर्डिंग लगता है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यही करना है। साथ ही जो फर्टिलिटी में मुझे फेलोशिप करना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आजकल का जो सिनेरियो है वही करियर ओरिएंटेड, और इन सभी की वजह से लोग इन मतलब मैरिज को और इस प्रेगनेंसी को प्रायोरिटी ना रख रहे हैं। लोग डिलेड मैरिज और इन सब की वजह से फर्टिलिटी बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं उसको टारगेट करके लोगों में एक अवेयरनेस लाऊं, और अगर मैं किसी तरह से उसमें हेल्प आउट कर सकूं तो मैं को कर पाऊं। थैंक यू सो मच। तो जिन दर्शकों ने अभी ट्यून इन किया है, टीवी सेट ऑन किया है, आपको बता दें आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा टॉक शो चलती रहे ज़िंदगी, और आज हमारे साथ है राजस्थान के जाने माने 2 डॉक्टर्स, 2 मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कपल भी हैं। डॉक्टर अंशु काबरा जी, आप इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एंड डॉक्टर निधि काबरा जी, आप गायनकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। सर, आप दोनों मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, और आमतौर पर हमने ऐसा देखा है कि कपल्स अगर सेम प्रोफेशन में रहें तो फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि एक ही प्रोफेशन में रहने के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने अभी तक क्या गौर किए हैं? अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, फ़ायदों की बात करें, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों की अपने फील्ड के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
दोनों ही इमरजेंसी ब्रांचेस हैं, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट गायनिक है चाहे कार्डियो ब्रांच है। इनके भी सडन कभी भी लेबर में पेशेंट आ सकता है, कभी सीरियस पेशेंट आ सकता है। मेरा पेशेंट भी हमेशा इसी कंडीशन में आता है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, बात कहें कि कई बार तो ऐसी इमरजेंसीज आई हैं जिसके अंदर रात में 2 बजे इसकी भी कॉल है, मेरी भी कॉल है, और बच्चा मेरा एक 9 महीने का है, बेटी मेरी 5 साल की है। अच्छा, उस समय हम कैसे अपने आप को मतलब कैसे मैनेज करना है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है। तो कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आई है जब निधि 9 महीने की बेटी को अपने साथ हॉस्पिटल लेके गई है, मैं 5 साल की बेटी को अपने साथ लेके गया हूँ। अच्छा, तो ये सिचुएशंस जब अर्ली इन द फेज़ होती है तब हमें पता है कि यार ये अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये इसका काम भी ज़रूरी है, मेरा काम भी बहुत मतलब ज़रूरी एक दूसरे है। को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्रिप भी नहीं कर और सकते। हम दोनों को पता है कि यार इस केस में 8 घंटे भी लग सकते हैं, 10 घंटे भी लग सकते हैं, एंड वी हैव टू मैनेज। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग को लेके हम आगे बढ़े हैं। तो ये तो हुए फ़ायदे की बातें। मैम, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं क्या कभी कभार? डिसएडवांटेज मीन्स कई बार हम लोग चीज़ें प्लान करते हैं पर अचानक से इमरजेंसी आ जाती है, जाना पड़ता है, तो ठीक है, मतलब वो तो सारी प्रोफेशन की डिमांड है। तो मुझे एज सच कोई हमारे प्रोफेशन में डिसएडवांटेज नहीं लगते। मुझे लगता है सेम ब्रांच में सेम प्रोफेशन में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है और डिसएडवांटेजेस कम होते हैं। जी जी, तो ये तो अच्छी बात है। तो आप लोग वर्किंग हैं, कितना टाइम साथ में बिता पाते होंगे? हम लोगों ने इतना तो श्योर किया हुआ है कि हम वीक में 6 डेज़ काम करते हैं। 7th डे मॉर्निंग में भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम डील करते हैं, पर हम संडे इवनिंग हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं। वी गो आउट, हैव गुड टाइम टुगेदर विद किड्स, और हम साल में 4 बार एटलीस्ट ट्रिप्स करते हैं जिसमें 7-8 दिन का हम पूरी फैमिली आपस में ही इंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। बीच बीच में जब हम काफ़ी थक जाते हैं, कभी कभार लंबा, जैसे संडे को भी टाइम नहीं मिल पाया तो बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या लॉन्ग वॉक पे जाते हैं। जैसे इस साल तो हमने जयपुर मैराथन में भी पार्ट लिया था, 21 किलोमीटर्स की मैराथन करी थी वेरी दोनों ने। नाइस। तो इस तरह से आप लोग टाइम निकाल ही लेते हैं, समय को ढूंढ के, पलों को चुन करके निकालना होता है इस तरह से। अच्छा, आपके 2 बच्चे भी हैं, तो पेरेंटिंग को लेके कभी कुछ झगड़ा होता है, खटपट होती है, या बिल्कुल स्मूथली सब कुछ चल जाता है? स्मूथली चल रहा है, स्मूथली बहुत अच्छा चल रहा है, और मुझे लगता है कि शायद अंडरस्टैंडिंग और एक सेम फील्ड होने के ये फ़ायदे हैं। एंड वी हैव डिसाइडेड कि अगर ये बच्चों को कुछ बोल रहे हैं तो आई विल कीप क्वाइट। अच्छा, कि भाई जो बोल रहे हैं ठीक है, अगर मुझे कुछ बाद में बोलना भी है कि ये सही नहीं था तो मैं अकेले में बाद में बोलूँगी, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ किड्स। उनको ये लगना चाहिए कि हम दोनों साथ में हैं और हमारा सेम डिसीजन है। बाद में वही चीज़ चेंज करके अगर बोलना है तो ही विल ओनली कन्वे। अच्छा, हाँ, और अगर एक को बच्चे पे गुस्सा आ रहा है तो दूसरा शांति रहेगा। अगर मैं कुछ डांट रही हूँ किसी गलती पे तो ही विल कीप क्वाइट, कि एक को तो मेंटल सपोर्ट देना है। जी जी, तो इस तरह और बाद से में बच्चे को भी इमोशनल सपोर्ट देना है। यस यस। अच्छा सर, आपके लिए एक सरप्राइज बाइट है। आपके कोई खास हैं, जानने वाले, करीबी हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। Hi Anju, many happiness of the day. Hope you had a wonderful day. So hi Dr. Nidhi, I'm Dr. Sharat Kumar JV, cardiologist from Bangalore. So it's been 17 years since I know Dr. Anshu, nicest person and the best friend, very charming, so who brings energy into cheerful, wherever he is there, it's just energetic. And Dr. Nidhi, consultant gynecologist and infertility specialist, both of them make a nice couple. So I've been fortunate to be in friendship with both of them for many years. They have helped me in so many tough times, and both of them together are like they have seen all the ups and downs in life. I'm happy for them to have reached the place where they are now, and I wish and I pray to God that they reach many heights in professional and personal life. Thank you very much for being with me. Thank you.
तो सर आपके लिए बेस्ट विशेस थी आपके बर्थडे पर, और साथ ही सेड दैट यू कम एज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन. आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड डॉक्टर शरद जीवी. ही इज़ ऑल्सो कार्डियोलॉजिस्ट. वो कार्डियोलॉजिस्ट मुझे देख के बना. अच्छा. और एमडी हम दोनों ने साथ की. और जब मैंने उसके साथ अपना एमडी करियर शुरू किया, मुझे लगा इसके साथ कैसे आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया एक थोड़ा सा मेंटेलिटी लेती है, चलती है. लेकिन आज 17 ईयर्स हमारी फ्रेंडशिप को हो गए हैं, और टिल नाउ वी आर वेरी मीन्स बेस्ट फ्रेंड्स. अच्छा, ग्रेट. और हर दुख सुख, चाहे वो निधि है, कभी उनसे बात करना है, मुझे है मुझसे बात करना है, हम सब एक दूसरे से शेयर करते हैं. वेरी क्लोज टू माई हार्ट. बेहद खूबसूरत बात आपने कही सर. एंड आई एम श्योर जो तमाम उपस्थित दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी आप सर की मैम की बातों से बहुत कुछ सीख रहे होंगे और बहुत कुछ जानना भी आप लोग चाहते होंगे. हम अगला सवाल भी आपकी तरफ से ही चाहेंगे. सवाल है आपका कोई? जी. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. मेरा नाम भव्या है और मेरा सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर की जॉब 24/7 होती है, तो आप अपने रिलेशनशिप में मैनेज कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे बना के रखते हैं? बात का आंसर ले चुके हैं सर और मैम से कि आप लोग वीकली किसी तरह से अपने लिए वक्त निकालते हैं. एंड आई एम श्योर जब आप भी फ्यूचर में अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे. और कोई? नमस्कार सर. नमस्कार मैम. माय नेम इज़ दिव्या. एंड जो पीरियड्स और हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो लेडीज़ होती है उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आपके अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हार्मोनल बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या मतलब उनको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? हाय दिव्या, बड़ा अच्छा सवाल है. आजकल इस क्वेरी को लेकर यंग जनरेशन मतलब पीसीओडी इतना कॉमन हो गया है, पीरियड्स नहीं आते महीनों तक या फिर जल्दी आ रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी सारा जो यंग जनरेशन है अभी कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं. मैं सबको एक ही एडवाइस देती हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है. डेली कोई 1 आवर की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, वॉट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद हो, जो कि आपको मेंटल फिजिकल दोनों रिलैक्सेशन देती हो. चाहे स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, और कुछ नहीं हो तो वॉक हो, पर रेगुलर करनी है. और अपने मील्स डिवाइड करने हैं. हमेशा फ्रूट और वेजिटेबल्स को अपने मील्स में इंक्लूड करना है. दिन भर में जो आप 4-5 डाइट लेते हैं उसमें से एक फ्रूट मील और एक वेजिटेबल मील लेना ही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए और हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए. और जैसा सर ने आपको बताया भी कि से नो टू स्मोकिंग, से नो टू अल्कोहल, कोई पीयर प्रेशर आप लोग फील मत कीजिए. अपनी रफ्तार से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि चलती रहे ज़िंदगी ये शो ही हम ख़ास तौर पर इसीलिए डिज़ाइन करके लाए हैं कि आपको ज़िंदगी की बारीकियों के बारे में, ज़िंदगी के फ़लसफ़े के बारे में समझाया जा सके, बताया जा सके. सो बैक टू यू सर. कहते हैं कि कपल्स की जो मैरिड लाइफ होती है वो एक मोज़ेक की तरह होती है, जो मोज़ेक का फ्लोर होता है. उसमें टाइनी मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पल होते हैं जिनसे हम उसको सजाते हैं. तो आप दोनों के तो वैसे बहुत सारे बेहतरीन मोमेंट्स साथ में रहे होंगे. कोई ऐसा ख़ास मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट जिसे आप बार बार याद करते हैं और हंसते हैं दिल खोल कर, खुश होते हैं? ऐसा कुछ याद आ रहा है अभी जब आपकी बेटी हुई या बेटा हुआ, उस वक्त का कोई किस्सा? वैसे तो खैर एवरी डेज मतलब सभी कुछ अच्छा है, पर मुझे ऐसा याद है कि मतलब हमारी शादी के बाद जैसे हमारे यहाँ होता है कि 1-2 महीने के लिए फीमेल्स को घर पे भेजते हैं. फिर जब मैं 2 महीने के बाद वापस आई तो सर के जो एक्सप्रेशंस थे, जो खुशी थी, वो मैं आज भी नहीं भूल पाती. अच्छा. और उतनी खुशी मैंने कभी किसी के फेस पे अपने लिए देखी ही नहीं कि मैं 1-1.5 महीने के बाद मिली हूँ और कोई इतना खुश है. तो वो मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ. और आज भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मुझे लगता है मैं कभी नहीं भूल सकती. कि जैसे हम दोनों का बहुत बिजी स्केड्यूल है. मेरा क्लिनिक मॉर्निंग 8 to 10, इवनिंग 5 to 8 क्लिनिक करती हूँ, 10 to 4 हॉस्पिटल जाती हूँ, तो मुश्किल से बीच का 1-2 घंटा ही मिलता है. सर मॉर्निंग में 10 बजे जाते हैं, इवनिंग 6:30, 7 o'clock आते हैं. इवनिंग में पेशेंट्स होते हैं, फिर भी ही विल कम टू क्लिनिक और स्टाफ को बोल के 2 मिनट के लिए पेशेंट्स रोक के अंदर आते हैं. तो मैं कहती हूँ कुछ काम है, क्या हो गया मतलब? अच्छा. तो इज लाइक कि नहीं बस हलवाई करने के लिए तुमसे मिलने के लिए आया था, मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने. अरे वाह. तो वो मतलब 10 बस देखने आते हैं, आपको चेक करने आते हैं कि सब सही सलामत है. कि 5 मिनट मिल लिया, पूरे दिन के अंदर देख लिया, दैट इज ऑल्सो इनफ.
हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। एक और सवाल ले लेते हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है अभी? सर मेरा सवाल सर से है। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इस जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करने की बहुत हार्ड होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो इस फील्ड में आने से लोग बहुत कतराते हैं, तो कैसे मोटिवेट करें उन लोगों को? मेरे ख्याल से हम इस फील्ड की नहीं, हम सभी फील्ड की बात करें, पढ़ाई हमेशा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई इजी है। कुछ प्रोफेशंस हैं जहाँ पर ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कुछ प्रोफेशन है जहाँ पर कम पढ़ना पड़ता है, बट मेहनत सब में करनी है। इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, सिलेक्शन के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि चुनिंदा लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पर कुछ क्रीम बच्चों को लेना है वहाँ मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी कठिन है। तो कुल मिला के धैर्य सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेहनत करते रहें। कोई भी ये नहीं देखे कि यार उसको इसमें इतना परसेंटेज मिला था, नहीं, आप अपनी मेहनत करें, कोशिश करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या बात। ऐसा नहीं है कि हम घबराएं, बीच में अपने आप को छोड़ दें, नहीं, आप मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो कुछ और फील्ड में आप सक्सेस नहीं मिलेगी, डेफिनेटली आपको मिलेगी, बस मेहनत करनी है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और आपके लिए एक खास वीडियो बाइट हमारे पास आई है इस समय, जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं। मैं डॉक्टर अंजलि फाटक। डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आजकल बहुत सारे ऐसे मार्केट में फूड सप्लीमेंट्स आ रहे हैं जो कि जिसमें कि एपेटाइट सप्रेसेंट एजेंट्स होते हैं और वो वेट लॉस के लिए मतलब यूज़ कर रहे हैं लोग बाग। तो कार्डियक पेशेंट्स के लिए क्या ये इस टाइप के फूड सप्लीमेंट्स वेट लॉस के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं? और मैम एक क्वेश्चन अब आपसे है कि कई बार हार्मोन इम्बैलेंसेस के केस में लाइक पीसीओडी, पीसीओएस या आफ्टर 45 एज या मेनोपोजल का जो टाइम होता है, उस समय कई लेडीज़ का प्रॉपरली वो डाइट भी फॉलो करती हैं और एक्सरसाइज रिजिम भी फॉलो करती हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट मतलब स्टक हो जाता है या बहुत धीरे जाता है, नहीं जाता वेट। तो उस समय ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगी उनके लिए? मैम, जैसे प्रेगनेंसी के तीनों ट्राइमेस्टर्स में बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो मेडिकल सप्लीमेंट्स के साथ आपका क्या मानना है कि रेगुलरली उसको क्या न्यूट्रिशनिस्ट से भी फॉलो अप करना चाहिए? मतलब पर्टिकुलरली डाइट चार्ट चेंज करवाना है या कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उसको मतलब रिकमेंड करना है, तो क्या उसको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए? सर, इन्होंने पूछा कि वेट लॉस के लिए जो सप्लीमेंट्स लेते हैं क्या ये सही है क्या? हमारे विचार में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम ये सोचते हैं कि वेट लॉस का तरीका नेचुरल होना चाहिए, कोई मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। नेचुरल तरीके हैं वेट लॉस के, डाइट, एक्सरसाइज, 30 मिनट्स 40 मिनट्स हार्ड एक्सरसाइज, ये सबसे नेचुरल तरीके हैं। और डाइट के अंदर फ्रूट डाइट लें, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, ठीक है। इन सब चीज़ों को, मीठा कम करें, ऑयली कम करें, फास्ट फूड कम करें, जंक फूड कम करें। दीज आर द नेचुरल थिंग्स जो हमें करनी चाहिए। आज कई बार हमारे पेशेंट्स आते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स लेते हैं कि सर हम हर्बल लेते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, उससे दिन भर भूख नहीं लगती, अच्छा वेट लॉस किया है। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 महीने बाद जब वो हर्बल प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं या ये सारे छोड़ते हैं, अगेन उसी स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। राइट। सो नेचुरल वेज आर ऑलवेज बेटर देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि हमें ये नहीं करना है। तो हमारा ये मानना है कि आपको नेचुरल तरीके से अपना वेट लॉस करना है। थोड़ा डिसिप्लिन लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, बट ये आपके जीवन के लिए सबसे हितकारी है। मैम, आपसे भी जवाब चाहेंगे हार्मोनल इश्यूज? हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, अगेन सेम थिंग, हमारी जो बॉडी में फैट सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं, ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनाने लग जाती हैं, एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स या वेट लॉस ना हो पाना या पीरियड इरेगुलरिटी होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो वही हेल्दी लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट प्लस फीमेल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूड स्विंग ज़्यादा कॉमन होता है, तो मेडिटेशन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मेडिटेशन अकेले कर पाना तो लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि 1 आवर की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद है,
जो पसंद होती है वो एक्टिविटी करना इज़ लाइक मेडिटेशन। आप पूरी दुनिया से कट होकर उस एक्टिविटी को करते हो तो उसके लिए आप मेंटली भी रिलैक्स होते हो और फिजिकली भी, और वेट लॉस होता है, फैट सेल्स कम होती हैं, तो एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन का साइकिल एक खुद ही बैलेंस कंडीशन में जाने लग जाता है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको बैलेंस करने के लिए। अगर हम प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो हाँ, डेफिनेटली तीनों ट्राइमेस्टर में डाइट चार्ट चेंज होना चाहिए। अगर आप अवेयर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर मिलके अपना डाइट चार्ट बनवाना चाहिए, क्योंकि इनिशियल जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फोलिक एसिड की। ब्रेन डेवलपमेंट, जो बच्चे का दिमाग का विकास हो रहा होता है, उसमें फोलिक एसिड चाहिए होता है, तो उसके सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है, और साथ में वो सारे फूड जिनसे हमें फोलिक एसिड मिल सके। मिड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बच्चे का भी वेट बन रहा होता है, उसके बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं, मदर में भी हीमोडायनेमिक चेंजेस आ रहे होते हैं, तो आयरन जो फूड सप्लीमेंट्स हैं या हाई प्रोटीन डाइट है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इंक्लूडिंग कैल्शियम। कुल मिलाकर अपनी गायनिकोलॉजिस्ट एंड जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके आप टच में रहें, सो दैट आपको प्रॉपर गाइडेंस उनसे मिलती रहे। डॉक्टर निधि, आपकी एक क्लोज फ्रेंड भी हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आइए सुनते हैं। I have known Nidhi for a very long time. She's a very close friend of mine since 25 years. But as a couple, Dr. Anshu Boss and Nidhi, I know them since they moved to Jaipur. And it's a long time. It's around 10 years now. उन दोनों के बारे में बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए. I have seen them a lot. But on a serious note, I would just like to say that they are there for each other in every moment of the life, whether it's hard or soft. In every ups and downs of their lives, they have been there for each other. सीधे शब्दों में बोलूँ तो health issues हो, financial problems हो, they have their own share of struggles, but they look up to each other first. अपने पेरेंट्स नहीं, खास दोस्त नहीं, वो एक दूसरे का ख्याल सबसे पहले रखते हैं। दे आर होम टू ईच अदर। वो एक दूसरे के लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट करके रखते हैं। और ऑन अ लाइटर नोट, बहुत छोटी छोटी क्यूट आदतें हैं दोनों की जो बहुत ही प्यारी हैं। जैसे कि अंशु बॉस विल प्लान ट्रिप्स फॉर हर to surprise her, to make her happy, and she would work hard and think a lot to surprise him, to plan a gift for him for his birthday. ऐसी छोटी सी बातें हैं जो वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और करने की कोशिश करते रहते हैं इतने सालों बाद भी। और भी एक बड़ी प्यारी सी आदत है दोनों की। दोनों को बड़ा शौक है कि दोनों आपस में छोटी छोटी ड्राइव्स पर जाते हैं, जस्ट लाइक यंग कपल्स, फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, एंड समटाइम्स दे जस्ट ऑर्डर वन कॉफ़ी एंड शेयर इट। सो क्यूट। मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, जस्ट लाइक यंग कपल्स। आई थिंक दीज स्मॉल थिंग्स कीप देयर केमिस्ट्री अलाइव। दे शेयर अ वार्मथ एज अ कपल। देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैशन यू कैन सी इन देयर आइज फॉर ईच अदर। What else I can say? They are just made for each other, and I wish them all the luck and all the love for the future. थैंक यू सो मच। तो मैम, दैट वाज लवली। आपकी फ्रेंड हैं, आपकी हम नाम हैं डॉक्टर निधि शर्मा हमारे साथ। निशा शर्मा। हाँ, हम लोग MBBS बैचमेट हैं। दोनों ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। मतलब आज 25 साल हो चुके हैं हमारी दोस्ती को। अरे वाह। और शी इज़ इन जयपुर ओनली, सो अंशु को भी बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या बात है। तो जिस तरह से मैम ने कहा कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी लाइवली है, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हम भी तहे दिल से यही शुभकामनाएं देते हैं कि ये जो स्पार्क है, ये जो मोहब्बत है, वो यूं ही बरकरार रहे, बनी रहे, और बस चलती रहे जिंदगी। थैंक यू। आप दोनों शो में आए, डॉक्टर अंशु काबरा जी, निधि काबरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और हमारे तमाम जो दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप लोगों ने भी वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।